यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए हम लोग लगातार इस चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास की एक सीरीज की शुरुआत की है। अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग आपके साइंस अर्थात कि विज्ञान विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो हूबहू नए पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के अभी का ये सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2026 के लिए अर्थात कि मॉडल पेपर इसे आप बोल सकते हैं तैयार किया गया है। तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो जो मैं सही उत्तर बताऊंगा रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है आपका आप जानते हैं चंद दिनों का और समय, कुछ महीना, इसमें आपको रिवीजन करते रहना है। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा स्रोत यही होता है कि हम लोग महत्वपूर्ण गेस प्रश्न का सैंपल पेपर या मॉडल पेपर सॉल्व करते रहें। और उससे क्या होगा कि यहां से तो एक सीधे सीधे प्रश्न टकरा जाएगा, और दूसरा इसमें चूंकि 100% सिलेबस से प्रश्न है हूबहू एग्जाम के अनुरूप, तो पूरा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का रिवीजन भी होते रहेगा और आप अपना स्व मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि इस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है तो हमसे बन पा रहा है तो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, इस पे प्रश्न आ रहा है तो नहीं बन पा रहा है तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन पे आपको समय देना होगा। तो तमाम बेनिफिट है। अच्छा, और पीछे भी बहुत सारा साइंस का मैं क्लासेस अपडेट कर दिया हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, तो वहां पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के सभी विषय का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो उसमें जो जो क्लास आता है जोड़ दिया जाता है, तो वहां से आप क्रम से सभी चीजें देख सकते हैं। या व्हाट्सअप चैनल वगैरह या टेलीग्राम वगैरह आप यूज करते होंगे, या फेसबुक इंस्टाग्राम, तो सब जगह इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। चलिए, 1 से 80 तक आप जानते हैं एग्जाम में भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, 40 का ही जवाब देना है, लेकिन हम लोग पूरा यहाँ पे प्रश्न को समझेंगे। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। सही विद्यार्थी कभी भी क्लास को देखें, कमेंट बॉक्स इसीलिए रहता है आपको उत्तर देना है। नहीं मालूम है तो सही उत्तर जो मैं बता रहा हूं रटते चलिएगा। प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, दो तरह के प्रतिबिंब हम लोग पढ़ते हैं, एक अपना वास्तविक और दूसरा होता है अपना काल्पनिक। अब वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है सर? उल्टा बनता है। तो ऑप्शन भी जो विद्यार्थी बता रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और वहीं पे पूछता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो पहला का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। और ऐसे तो आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो किरणों के काल्पनिक कटान से। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दूसरा नंबर कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जिसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं वो क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। याद कीजिए, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है जिसे स्नेल का नियम हम लोग बोलते हैं, उसी में तो हम लोग पढ़ते हैं साइन आई बटा साइन आर। तो रटते चलेंगे और आपका स्व मूल्यांकन भी हो रहा है, तो कभी भी कमेंट मतलब कि क्लास को देखिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं स्पेक्ट्रम जो है हम लोग प्रिज्म से प्राप्त करते हैं। प्रिज्म से जो अब आपका चाहे मतलब कि आपके श्वेत प्रकाश को भी गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो स्पेक्ट्रम किससे मतलब कि स्पेक्ट्रम किससे बनता है? प्रिज्म से। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध आप जानते हैं चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के ताप पर, इन सभी पर निर्भर करता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी के साथ जाना है। रटते चलेंगे। अच्छा, एग्जाम में देखिए ये 2 अंकीय प्रश्न पे भी पूछता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वहां पे भी हम लोग उत्तर लिख सकते हैं ना कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पे निर्भर करता है। 1 नंबर देकर चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति, चालक के ताप। तो 4 पॉइंट गिना देंगे, 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वहां पे भी काम आएगा। तो आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। ध्यान से बारीकी से सीखते चलिए, समझते चलिए, उत्तर देते चलिए। नहीं मालूम है तो रटते चलिए। कह रहे दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होगा। तो दीर्घ दृष्टि जो अर्थात कि दूर दृष्टि दोष जो होता है उसका उपचार हम लोग किस लेंस से करते हैं? उत्तल लेंस से। वहीं पे निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया, तो उसका उपचार किससे करेंगे? अवतल लेंस से। तो 2 प्रश्न यहां से बनेगा। दीर्घ दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहीं पे निकट दृष्टि दोष पूछ लेगा सर तो अवतल लेंस कह देंगे। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाते हैं, जो विद्युत चुंबक बनाते हैं, उसमें आप जानते हैं नरम लोहा का जो क्रोड वगैरह बनाते हैं उसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसका भी ध्यान से रटते चलिए, समझते चलिएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। तो ये प्रश्न समझिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपका चाहे एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में एक प्रश्न आपको मिलेगा। एक तो पूछता है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जब भी पूछे, जो यहाँ पे पूछा है, तो समतुल्य प्रतिरोध मान लीजिए R होगा, अगर दो प्रतिरोध जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और वहीं पूछता आपसे, यहाँ पे देखेंगे कि समानांतर क्रम, क्या पूछता है? समानांतर क्रम। तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे हो जाता है। अब क्या पूछा है सर? श्रेणी क्रम, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए वाला, R1 बराबर R बराबर R1 प्लस R2। समानांतर क्रम में सेम प्रश्न पूछता तो इस पे बैठा के आप सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 कितना है सर? 10 ओम। R2 कितना है सर जी? 20 ओम। तो 10 ओम और 20 ओम जोड़ देंगे, कितना होगा? 30 ओम होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर निम्न में कौन अवकारक है? तो देखिए अवकारक कौन है? तो H2S क्या है? अवकारक है। और बाकी H2COO2 क्या है? ऑक्सीकारक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये केमिस्ट्री से प्रश्न, इसलिए मैं शुरू में बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका रिवीजन होगा। कह रहे संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया? संक्षारण आप जानते हैं एक प्राकृतिक अभिक्रिया जिसके माध्यम से लोहा में जंग वगैरह लग जाता है, वहीं संक्षारण की बात हो रहा है। तो संक्षारण कौन सा अभिक्रिया है? तो संक्षारण जो है अपचयन उपचयन दोनों है। तो अपचयन उपचयन मतलब रेडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों है। तो इसी को मिलकर तैयार होता है क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया, अपो उपचय अभिक्रिया जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न। कह निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? ध्यान से समझेंगे। तो कौन दुर्बल अम्ल है? तो दो तरह के अम्ल हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और एक होता है दुर्बल अम्ल मतलब कि वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो जिसका जलीय, जो मतलब कि अम्ल का जब जलीय विलयन बनाएंगे तो ये अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन अर्थात कि H प्लस आयन देंगे। और दुर्बल अम्ल क्या होंगे? कि कम मात्रा में H प्लस आयन देंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए दुर्बल अम्ल कौन है? यहाँ पे है CH3COOH, कम मात्रा में इसका जलीय विलयन अम्ल है लेकिन दुर्बल है, वीक एसिड है। क्यों है सर? क्योंकि इसका जलीय विलयन में कम मात्रा में आपको H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर। करें निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो अम्ल एसिड से और बेस दोनों से अभिक्रिया करता है, Zn। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क है? देखिए तो कॉपर का अयस्क कौन सा है? क्यूपराइट। ध्यान से देखेंगे, कॉपर का अयस्क कौन सा है? क्यूपराइट है। अच्छा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ये भी मैं बता दे रहा हूं। ऐसे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ जो विद्यार्थी उनका उत्तर सही है, क्योंकि पूछा था कॉपर का अयस्क तो क्यूपराइट है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। सीने बार किसका है सर? तो सीने बार पारा का है, रट जाएंगे, पारा का है। और कैलेमाइन किसका है सर? तो जिंक का। किसका है? जिंक का। तो मैंने चारों बता दिया, जो आए ऑप्शन यहां पे चेंज करें आप उस हिसाब से उत्तर देंगे। तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, क्यूपराइट जो है कॉपर का अयस्क है। सीने बार पूछेगा गुरुजी, पारा का। बॉक्साइड एल्युमिनियम का। कैलेमाइन जिंक का। करेक्ट। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है ये आपसे पूछा है, तो आप जानते हैं कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए। कह रहा है आपसे कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में बहुआ टाइप प्रश्न सर, He हीलियम 2 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किसके साथ बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि आपका फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है, तो उसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, बायो से प्रश्न है। कह रहे मनुष्य का सामान्य रक्तदाब अर्थात कि वही बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm पर Hg होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे पाइरुवेट का विखंडन किस में होगा? बायो से सारा प्रश्न है। तो पाइरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर।
कह रहा नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ब्रिक की, ये रट जाइएगा। नेफ्रॉन जो है किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ब्रिक की। और नेफ्रॉन का चित्र वगैरह बनाने के लिए 5 अंक में या 4 अंक में पूछता है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है, तो जो पत्तियों में रंध्र पाया जाता है उसका प्रमुख कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पो उत्सर्जन करना। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, अगर आप क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करते होंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहा निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है। दो तरह की जनन हम लोग पढ़ते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक। तो अलैंगिक मतलब लैंगिक में क्या होता है, आपका नर और मादा दोनों का संयोजन होगा, संलयन होगा, और अलैंगिक सीधे उसके विपरीत हो जाता है। तो अलैंगिक जनन में हम लोग पढ़ते हैं विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी चीजें। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। कह रहे विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की परिभाषा ही हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत मोटर वह डिवाइस है, युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन भी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा 21 का। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। कह रहे कि विद्युत उन्मय तार सामान्यतः होते हैं। तो जब भी आपसे पूछे विद्युत उन्मय तार, मतलब समझिए आपसे क्या पूछ रहा है, लाइव वायर। क्या पूछ रहा है, लाइव वायर, अर्थात कि आपसे पूछ रहा है जीवित तार। तो विद्युत उन्मय जो तार होता है वो लाल रंग का होता है। तो जब भी प्रश्न में पूछे विद्युत उन्मय तार, लाइव वायर या जीवित तार, तो लाल रंग का होगा। अच्छा, और इसमें जो है आपका उदासीन तार होता है एक, क्या होता है, उदासीन तार। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये भी प्रश्न पूछता है। तो उदासीन तार जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड वायर, मतलब कि ठंडा तार जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो होगा आपका ठंडा तार, ये होता है किस कलर का, तो ये होता है आपके काले रंग का। यहाँ पे देखिए दिया गया है काले रंग का, तो ये हो जाएगा ब्लैक कलर का होगा, काले रंग का। एक और तार होता है आपका भू तार, अर्थिंग जिसे हम लोग बोलते हैं भू तार। तो अर्थिंग वाला तार जो होगा वो हरा रंग का होगा। किसका होगा, हरा रंग का, ठीक है, हरा रंग का। अब यहां पे समझ के रखिएगा, जब भी पूछेगा विद्युत उन्मय तार मतलब लाइव वायर, जीवित तार तो लाल रंग का, उदासीन तार या ठंडा तार पूछे तो ये ब्लैक रंग का होता है। किसका होता है, ब्लैक कलर का होता है। और भू तार पूछेगा तो हरा रंग का। तो तीनों प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है सर, टंगस्टन का। 24 नंबर प्रश्न है कि वाट घंटा मात्रक है। तो वाट घंटा आप जानते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिक पावर का, विद्युत शक्ति का। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न है, 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है। ये न्यूमेरिकल 2 अंक में पूछता है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही दोनों पाली में। कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगा। अब देखिए अवतल लेंस की बात कर रहा है, फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है, यहां पे देखें सीधे इसको हम लोग मीटर मतलब कि डायोप्टर में नहीं बदल सकते। लेंस की क्षमता क्या होता है, P बराबर 1/f, जिसे हम डायोप्टर या मीटर इनवर्स में लिखते हैं। आपका इसका मतलब ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर इनवर्स या डायोप्टर। तो मीटर इनवर्स मतलब पहले इसको मीटर में बदलेंगे सर, सेंटीमीटर से सीधा डायोप्टर में जा सकते नहीं जा सकते, पहले इसको मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से आप जानते हैं भाग देंगे, मतलब कि 1/2 मीटर। ये हमारा 1/2 क्या हो गया, मीटर में बदल गया। अब लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 मीटर इनवर्स या डायोप्टर। अब 2 सर प्लस में कि माइनस में, तो यहां से डिसाइड होगा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की क्षमता माइनस में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और यही चीजें अगर आपसे उत्तल लेंस में पूछे तो +2 और डायोप्टर, ये चिन्ह परिपाटी काफी महत्वपूर्ण होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 के जगह पर 20 दे, कोई भी अंक वगैरह चेंज कर दे, तभी आसानी से आप इस तरह उत्तर दे सकते हैं। ध्यान से समझ कर रखिएगा। हमने क्या किया, पहले उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में दिया था क्योंकि लेंस की क्षमता मीटर इनवर्स होता है। उसके बाद हमने क्या किया आपका कि पूरा हमने यहाँ पे मतलब इसको डायोप्टर में जो लेंस की क्षमता होता है P बराबर 1/f, बस उस पर हमने बैठा दिया। और फिर हमने देखा कि कौन सी लेंस की बात हो रहा था कि चिन्ह परिपाटी की यूज करें, तो अवतल लेंस की बात हो रहा था तो हमने माइनस में कर दिया। करें कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण कौन सा है। तो ये दर्पण है समतल। समतल दर्पण का ही गुण हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, U बराबर V होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात H2O, तो H कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है सर, 2:1। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र देखिए, एल्काइन तो CnH2n-2 रट जाएंगे, एल्कीन एल्केन एल्काइन तो मालूम ही है आपको, एल्काइन पूछा इसलिए CnH2n-, वहीं पे एल्कीन पूछता, क्या पूछता एल्कीन, तब कहते हैं हम लोग CnH2n, तो ये दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, एल्कीन पूछेगा तब CnH2n और एल्काइन पूछा है फिलहाल तो CnH2n-2। कर लोहे की परमाणु संख्या, लोहा मतलब सर आयरन Fe की बात कर रहा है, तो Fe की परमाणु संख्या आप जानते हैं 26 होता है, कितना होता है 26, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग होगा, तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए हम लोग वाशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। वाशिंग सोडा कहाँ पे, यहाँ पे Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा, मतलब कि धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। धातु अधातु के अपवाद में हम लोग ये प्रश्न पढ़ते हैं, तो कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। आप जानते हैं ऐसे अधातु जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, अधातु होते हुए भी क्या है विद्युत का सुचालक है। निम्न में कौन अम्लीय है, तो देखिए अम्लीय जो है पीएच स्केल से हम लोग बताते हैं, पीएच में जब 7 होगा तो उदासीन हो जाता है, 7 से जैसे जैसे बढ़ेगा 8 9 10 इस तरह तो क्षारीय होगा, 7 से जैसे जैसे कम जाता है मतलब कि 6 5 4 तो अम्लीय होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अम्लीय तो 7 से कम होगा, तो यहाँ पे देखिए pH बराबर 3, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 10 क्या है क्षारीय, 9 भी क्षारीय, 8 भी क्षारीय, 7 रहता तो उदासीन रहता, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसका उत्तर दीजिएगा। कर निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये देखिए CaCO3 है, ये CaO + CO2 में मतलब एक हमारा अभिकारक है, एक जो हमारा अभिकारक है, एक से अधिक क्या बन रहा है प्रतिफल, तो जब एक अभिकारक टूट के एक से अधिक प्रतिफल बनाए तो उसे हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन हो गया, मतलब कि अपघटन हो गया, विघटन हो गया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करें मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, क्या है सर लीवर है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है, तो जड़, पौधा का जो जड़ है ना वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। ठीक है, रटते चलिएगा, बायो में ज्यादातर चीजें फैक्ट्स होता है याद करने वाला। कह रहा है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग, नर मादा जनन तंत्र का भाग, और इसका पिक्चर वगैरह महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए, तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब हम लोग का जो है आपका मादा का नहीं पुरुष का है, तो कौन सा होगा शुक्राणु हो जाएगा। और वहीं पे अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी सभी क्या है मानव मादा जनन तंत्र का भाग है। करें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है सर क्लोरोफिल में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि कुलह किस राज्य की नहर की सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है, तो कुलह जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में न है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 40 पे प्रश्न है कि हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रीला पौधा आप जानते हैं समुद्री पौधा, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, ये एक प्रश्न तो हर बार रिपीट होता है। तो हाइड्रीला पौधा क्या है समुद्री पौधा, इसमें रंध्र वगैरह नहीं पाया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। अगले वीडियो क्लास में मैं आपको 40 से आगे की प्रश्न की चर्चा कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और पूरा प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, उस प्लेलिस्ट में जो भी क्लास जाता है अपडेट मिलता है, या विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल, वहाँ पे सभी ये PDF वगैरह भी भेजा जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो 40 में से कुल कितना प्रश्न आपका सही हुआ जरूर बताइएगा। आगे किस विषय का क्लास चाहते हैं ये भी बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इन प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।